हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विद बिहारी बाबू का स्वागत है। चलिए आज हम शुरू करेंगे आपका नेक्स्ट पार्ट जो है आपका राष्ट्रपति से रिलेटेड 8.3.1 में। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। ये जो आपातकालीन शक्तियाँ है यहाँ से हम आज शुरू करेंगे। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है जो चैनल पर जुड़ रहे हैं बीएजी कोर्स के जितने भी छात्र छात्र रहे हैं वो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं 8.3.1 को। आपातकालीन शक्तियाँ क्या क्या है राष्ट्रपति को। ठीक है, चलिए आज हम पूरी कोशिश करेंगे ख़त्म करने के लिए ब्लॉक 3। ठीक है, चलिए पहला है पढ़ेंगे हम। भारत की संप्रभुता, अखंडता, एकता एवं स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए संविधान ने राष्ट्रपति को कुछ आपातकालीन शक्तियाँ दी है। ठीक है, इमरजेंसी जो शक्तियाँ है, जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति उसकी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उनमें से पहला है राष्ट्रपति आपातकाल। विशेषकर युद्ध की स्थिति में, जब भी कभी युद्ध हो तो वो आपातकालीन जो है, जो इमरजेंसी है, लागू कर सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, या बाहरी आक्रमण या सैनिकों द्वारा। ठीक है, सैनिक अगर मान लीजिए विद्रोह होता है या बाहरी आक्रमण होता है तो यहाँ पर आपातकालीन लगाया सकता है। ठीक है, चलिए अगला 2 नंबर में है राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने की स्थिति। ठीक है, राज्य में अगर कभी संकट उत्पन्न होती है, संविधान को खतरा हो, संविधान के अनुरूप काम ना होता हो, ना हो रहा हो, तो उसमें राज्य को जो राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगती है उसको इमरजेंसी के द्वारा घोषित की जा सकती है। ठीक है, और अगला आपका रहा वित्तीय आपातकाल। ठीक है, जो पैसे से रिलेटेड होती हैं वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो पहला हुआ जब भी युद्ध हो तो, दूसरा हुआ या विद्रोह हुआ तो, दूसरा हुआ राज्य में संवैधानिक संकट हो तब, और वित्तीय आपातकाल। ये 3 तरह के आपातकाल राष्ट्रपति को स्पेशल शक्ति दी गई है, और संप्रभुता, अखंडता एवं एकता, स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, सुरक्षा के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। राष्ट्रपति किसी भी समय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी समय उनको लगे कि जरूरी है तो कर सकते हैं। ठीक है, यदि उन्हें ऐसा महसूस हो देश की सुरक्षा खतरे में हो। ठीक है, कब कब हो, अगर देश की सुरक्षा खतरे में हो तभी वो आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में तो युद्ध, बाहरी आक्रमण या फिर सैनिक विद्रोह उत्पन्न हो सकती है, लेकिन इसे सांसद के मंजूरी के लिए प्रस्ताव किया जाता है। ठीक है, सांसद की भी इसमें मंजूरी ली जाती है। ठीक है, कि लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, इसके लिए दोनों सदनों को 2/3 बहुमत से पारित होना जरूरी है। ठीक है, यह 1 माह में स्वीकार करना आवश्यक है। 1 माह के अंदर घोषणा की जा सकती है। यदि सांसद मंजूरी देने से मना कर दे तो यह निरस्त हो जाएगा। ठीक है, अगर सांसद अगर मना कर दे कि इमरजेंसी नहीं लगेगी तो नहीं लग सकती है। ठीक है, यदि इसे मंजूरी मिल जाती है तो 6 महीने तक जारी रहेगी। ठीक है, 6 महीने तक इमरजेंसी लागू हो सकती है। लेकिन जो है आपातकाल और आगे बढ़ाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल 6 महीने तक आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, यदि राष्ट्रपति 6 माह बाद इसे मंजूरी देते हैं। ठीक है, अगर 6 महीने बाद इसे मंजूरी मिलती है आपातकाल के लिए, लेकिन सांसद को इस आपातकाल को हटाने का पूरा अधिकार है। ठीक है, हटा सकते हैं, पूरा अधिकार है, अपने पारित करके, बिल पारित करके प्रस्तावना लाकर हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए लेकिन सांसद को इस आपातकाल में हो गया, इसके लिए सांसद में प्रस्ताव का मतदान होता है। ठीक है, जो प्रस्ताव लाया जाता है सांसदों के द्वारा उसका मतदान होता है, फिर इसे सदन में बहुमत से पारित किया जाता है। ठीक है, फुल बहुमत से पारित करवाया जाता है, उसके बाद ही इमरजेंसी की लागू की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम 1962 में आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, जब चीन ने जब आक्रमण किया था, पहला हम लोग पढ़े युद्ध हो तो। ठीक है, तो उसमें भारत में आपातकाल घोषणा की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरी बार 1971 में जब बांग्लादेश युद्ध हुआ था। ठीक है, दूसरी बार जब बांग्लादेश में युद्ध हुआ था तभी इमरजेंसी लागू कर दी गई। ठीक है, तीसरी बार 1975 में आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, तीसरी बार 1975 में आपातकाल लगाया, कब लगाया गया था, जब इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे बताते हुए। ठीक है, जो संविधान 2 नंबर था संविधान वाला, वही उसी को देखकर 1972 में इंदिरा गांधी की सरकार में लगाया गया था। सलाह दी गई थी कि खतरे में है, जिसकी वजह से लगा दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। धारा 356 के अनुसार किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया जाता है। ठीक है, धारा जो 356 में है, जब भी संवैधानिक और किसी विफल होने के जैसे खतरे में हो तभी उन्हें लगाया जाता है। ठीक है, परंतु क्या हुआ था 1994 में देखेंगे, उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि
जिसे बोइंग केस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगाना कठिन हो गया है। ठीक है, इसके अनुसार राष्ट्रपति किसी भी राज्य सरकार को केवल उसकी स्थिति को बर्खास्त कर सकती है जब इसे प्रस्ताव सांसद को दोनों सदनों में पारित किया है। यदि सदन के दोनों सदन इसे पारित नहीं करते हैं तब सरकार बर्खास्त के दूसरे महीने अंत तक प्रस्ताव रद्द कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें एक केस और भी है कि 1989 में कर्नाटक जो हुआ था, कर्नाटक में एस.आर. बोइम मुख्यमंत्री की सरकार से 29 मंत्रियों के राज्यपाल को सरकार से अपना समर्थन लेते हुए पत्र लिखा। ठीक है, पत्र लिखा है जिसके आधार पर राज्यपाल ने सरकार को भंग कर दिया। ठीक है, राज्यपाल का पूरा हक है कि संवैधानिक जब भी खतरा हो तो राज्य की जो सरकार है उसको भंग कर सकते हैं। ठीक है, इमरजेंसी लागू कर सकते हैं, राज्यपाल के पास इतनी शक्तियाँ हैं। परंतु कुछ समय में ही मंत्रियों ने सरकार को अपना समर्थन फिर से दे दिया, लेकिन राज्यपाल ने बोमाई को विधानसभा पटल पर अपना बहुमत साबित करने के लिए अवसर नहीं दिया तथा सरकार को इस आधार पर भंग कर दिया गया कि उसे अपना बहुमत खो दिया है। ठीक है, उस समय ऐसा हुआ था, जो प्रूफ नहीं कर पाया अपना बहुमत। ठीक है, तथा सरकार को इस आधार पर भंग कर दिया गया कि उसे अपना बहुमत खो दिया। ठीक है, बोइम के राज्यपाल के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी। न्यायालय ने 1994 में बोइम केस में अपना फैसला सुनाया। ठीक है, राष्ट्रपति शासन कम से कम 6 महीने तक लागू रहता है। ठीक है, संसद के 44वें संशोधन के तहत 6 माह तक और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और 44वें संशोधन में जो हुआ था उसमें क्या है कि सांसद के द्वारा जो है 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इमरजेंसी। इस प्रकार यह 1 वर्ष के से अधिक नहीं लगाया जा सकता है। यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल ना हो तो राज्य में आपातकाल की कुल अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा से तक बढ़ाया जाएगा 3 साल ही। ठीक है, जो 3 साल ही तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चलिए क्या बढ़ाया था, इमरजेंसी। इसके अलावा यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार को निर्देश का पालन करने से मना कर दे तो जो जैसे राज्य जो सरकार है केंद्र सरकार का पालन ना करे, कहना ना माने, तो उस राज्य का आपातकाल लगाया जा सकता है। उस राज्य में क्या होगा, आपातकाल लगाया जाता है, केंद्र सरकार की बात ना माने राज्य तो। ठीक है, ये संविधान में पूरी तरह दिया हुआ है रूल। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा भी कर सकते हैं। वित्तीय क्या है उसको हम पढ़ेंगे। संविधान हमने पढ़ लिया, पहला हमने युद्ध से रिलेटेड पढ़ लिया, फिर संवैधानिक आपातकाल से पढ़ लिया, अब तीसरा जो है वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपात की घोषणा भी कर सकते हैं अनुच्छेद 360 के द्वारा। ठीक है, जो अनुच्छेद 360 में उल्लेख किया गया है। ठीक है, यह देश में वित्तीय संकट हो तो राष्ट्रपति इसे राष्ट्रीय आपातकाल मानकर वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए सांसद की मंजूरी लेना आवश्यक है, अति आवश्यक है। सांसद मंजूरी लेनी पड़ती है, उसके बाद ही इसे वित्तीय आपातकाल घोषणा की जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के पास असीम शक्तियाँ हैं। ठीक है, लेकिन हकीकत में वे इन शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के सलाह या मंत्रिपरिषद पर करता है। ठीक है, समझ लीजिए कि एक राष्ट्रपति एक मूर्ति की तरह है, उनको जो कहा जाए वो करना है। ठीक है, कठपुतली की तरह समझ लीजिए एक तरह से। तो सब पावर कहाँ पे है, आपका प्रधानमंत्री के पास है। ठीक है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद ये जब सलाह देंगे राष्ट्रपति को तो अभी राष्ट्रपति उस पर फैसला लेंगे। ठीक है, सिर्फ नाम के लिए है राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन असीम शक्तियाँ हैं, लेकिन असल में क्या है कि हकीकत में वो है ही नहीं। ठीक है, चलिए इससे आगे देखते हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश सम्राट की तरह है, ना कि अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह। ठीक है, ब्रिटिश सरकार की तरह है, अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह नहीं है कि सिर्फ प्रेसिडेंट है जो बोलेंगे वही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो ब्रिटिश सम्राट में जो होता है वैसे ही है। यद्यपि राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष या मुखिया है, लेकिन सरकार का मुखिया क्या है, प्रधानमंत्री होता है। सरकार का जो मुखिया होता है ये प्रधानमंत्री है, इसको याद करना है। और राज्य का जो अध्यक्ष होता है कौन, मुखिया राष्ट्रपति होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे।
भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है इसको हमने पढ़ा है। हाँ, इसको हमने क्वेश्चन हम लाएंगे पिछले क्लास में, हमने बहुत सारे पढ़े हैं कैसे होता है, एकल हस्ताक्षरित द्वारा होता है, कौन कौन से रूल होते हैं, इसको हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन लाएंगे, इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ कौन कौन से शक्तियाँ अभी हमने पढ़ा है, वही सब लिखना है। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें चलिए हम देखेंगे प्रधानमंत्री में क्या है कि अब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिए, हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं 8.4। ठीक है, 8.4 में दिया हुआ है कि संविधान के अंतर्गत वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास होती है। संविधान के अंतर्गत जो है असली जो शक्ति कहाँ होती है, जो प्रधानमंत्री हैं उनके पास होती है। ठीक है, वे सभी कार्यपालिका शक्तियाँ का अधिकार रखते हैं। जितनी कार्यपालिका जो कार्य जो होता है उनके पास शक्तियाँ जो किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की मुखिया जो होते हैं, जो मंत्री परिषद के क्या होते हैं, जो मुखिया होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री। ठीक है, उनके अंडर में मंत्री जो है काम करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर ही काम कर करते हैं। ठीक है, जो भी मंत्री गण जितने भी सुझाव देंगे वो राष्ट्रपति उन पर फैसला लेंगे। ठीक है, करेंगे। आगे देखेंगे मंत्री परिषद वास्तविक रूप से कार्यपालिका होती है, ना कि राष्ट्रपति। जो मंत्री परिषद जो है, मंत्री परिषद जो वास्तविक कार्यपालिका ही होती है, राष्ट्रपति नहीं होती, लेकिन कार्यपालिका होती है। जो वो कहेंगे वही राष्ट्रपति उस पर फैसला लेते हैं, वो आगे काम बढ़ाते हैं। ठीक है, ब्रिटेन की तरह भारत में प्रधानमंत्री निम्न सदन में नेता होता है। निम्न सदन का जो है निम्न नेता होता है, जो जैसे प्रधानमंत्री। ठीक है, वह सामान्यतः निचले सदन यानी लोकसभा का सदस्य होता है, जैसे हमारे पीएम है। ठीक है, चलिए जब इंदिरा गांधी 1966 में प्रधानमंत्री बनी तब वे राज्य सभा की सदस्य। ठीक है, जब वो बनी थी वो किसकी थी, राज्यसभा की सदस्य थी। ठीक है, लेकिन जब वो लोकसभा में चुनी गई, ठीक है, लोकसभा में चुनी गई, तब वे परंपरा बनी हुई है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक है, जरूरी है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो उनके राज्यसभा सीट पर देकर लोकसभा से जो जब भी जीती तो उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। ठीक है, आगे दिया हुआ है राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। इसको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए ज़्यादा विकल्प नहीं होते हैं। जो राष्ट्रपति के पास जो है प्रधानमंत्री को नियुक्त जो करने के लिए ज़्यादा विकल्प नहीं है, वे केवल लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को नियुक्ति कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो है जब भी लोकसभा चुनाव होता है उनमें जो नेता फुल बहुमत से बनते हैं या जो समर्थन से बनते हैं, तो उन्हें ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है, शपथ दिलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, चलिए लेकिन ऐसे करते समय वे पूर्ण रूप से संतुष्ट होना चाहिए। ठीक है, जब भी वो करे तो जो राष्ट्रपति जो है संतुष्ट होना चाहिए कि यहाँ बहुमत है, कि वे सदन में अपना बहुमत सिद्ध कर दें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर बने रख सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। राष्ट्रपति की इच्छा के तात्पर्य है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में पूरा बहुमत हो, और बार बार अगर बहुमत बढ़े तो बार बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं, उसमें कुछ रोक टोक नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री अगर सलाह देते हैं कि इन्हें ये हमारे मंत्री होंगे, तो राष्ट्रपति उनको क्या शपथ दिलाते हैं। ठीक है, मंत्री किसी भी सदन में बनाया जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा है लोकसभा में, दोनों में वह किसी भी सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वह उसी सदन में वोट दे सकता है जिस सदन का सदस्य हो। ठीक है, ये थोड़ा पॉइंट है, याद रखिएगा। कोई भी व्यक्ति यदि किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री बनाया जाता है। ठीक है, अगर सदन का सदस्य नहीं उसको मंत्री बनाया जाता है, लेकिन 6 महीने के अंदर दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। मंत्री तो बनाया जाता है, कोई मान लीजिए कोई भी हो नेता, अगर उसको सदस्य बनाया है, जो जिससे मुझे मंत्री बना दिया गया हो, तो उनको 6 महीने के अंदर किसी सदन का सदस्य बनना ही पड़ेगा। ठीक है, आवश्यक है। ठीक है, चलिए
मंत्रिपरिषद और कैबिनेट को देखेंगे हम। नेक्स्ट अगला, इसमें आपका है मंत्रिपरिषद और कैबिनेट। कैबिनेट को साधारण भाषा में मंत्रिपरिषद भी कहा जाता है। कैबिनेट जो होता है ना, कैबिनेट की बैठक, तो मंत्रियों की बैठक होता है, ठीक है। लेकिन ये दो अलग मंत्रिपरिषद के कई प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, इनमें कई प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में कैबिनेट नाम संस्था नहीं थी, ठीक है। जब स्वतंत्रता नहीं मिली थी तो कैबिनेट नाम की कोई ऐसी संस्था नहीं थी, ठीक है। उस समय कार्यवाही परिषद होती थी, ठीक है, कार्यवाही परिषद, ठीक है। उसके अंदर ये सब देखा जाता है क्या सही है क्या नहीं है। 15 अगस्त 1947 को कार्यवाही परिषद को परिवर्तित करके मंत्रिपरिषद में बदल गया, ठीक है। कब? जब देश आज़ाद हुआ तब मंत्रिपरिषद कार्यवाही परिषद को बदल दिया गया, ठीक है, मंत्रिपरिषद में, ठीक है। चलिए, जो सदन के प्रति उत्तरदायी होते थे, कैबिनेट शब्द प्रयोग मंत्रिपरिषद विकल्प के तौर पर किया गया, ठीक है। चलिए, इस स्तर पर कैबिनेट के सभी मंत्री एक समान होते हैं, ठीक है, एक समान होते हैं प्रधानमंत्री को छोड़कर। लेकिन जब एक कनिष्ठ सदस्यों के मंत्री में शामिल किया गया तब ये परिस्थिति क्या हुआ, बदल जाती है। जैसे कि देखेंगे कि 1950 में गोपाल स्वामी अय्यर गठित समिति की सिफारिश से 50 त्रिस्तरीय मंत्रिपरिषद का गठन किया गया, ठीक है। इसमें ऊपर कैबिनेट रैंक के मंत्री भी होते थे, मध्य स्तर पर राज्य मंत्री के निचले स्तर पर उप मंत्री होते थे। कैबिनेट रैंक के मंत्री सबसे वरिष्ठ मंत्री होते थे, ठीक है, उस समय जो प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते थे, ठीक है। जो प्रशासन थी उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते थे। ये सबसे शक्तिशाली निकाय होती थी। ये सरकार को सबसे छोटी निकाय होती थी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होती थी। कैबिनेट में 3 महत्वपूर्ण कार्य होते थे जो आज़ादी के समय तो जो था 3 महत्वपूर्ण। पहला है आपका सरकार की नीतियों का सांसद में प्रस्तुत करना, ठीक है, क्या क्या नीति है जो सदन में है सांसद में प्रस्तुत करना, ठीक है, सदन में, सॉरी गलत लिखा हुआ, थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। सरकार की नीतियों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है निभानी पड़ती थी। ये सभी विभागों मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करती थी, ठीक है, तालमेल बिठाया जाता था, ठीक है। कैबिनेट में सामान्य नियमित रूप से मिलती थी क्योंकि यह निर्णय निर्माण करने वाली संस्था थी, ठीक है। इसे कैबिनेट सचिवालय द्वारा सहायता मिलती थी। किसके द्वारा? कैबिनेट सचिवालय द्वारा, ठीक है। जिसमें एक कैबिनेट सचिव होता था, ठीक है, तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी होते थे उसमें, ठीक है। कार्य को सुगमता करने के लिए कैबिनेट की अन्य समितियां होती थी। ये स्थायी समितियां एवं तदर्थ समितियां होती थी। इनके 4 अस्थायी समिति होती थी। चलिए जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं इनको, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पहला रक्षा मंत्री, ठीक है, दूसरा आर्थिक, फिर प्रशासनिक और संसदीय उसमें होता था, ठीक है, आज़ादी के समय। चलिए आगे देखते हैं। कानूनी मामलों की समिति करता था। संसदीय कानूनी मामलों का जो है समिति बैठक करती थी। अस्थायी एवं तदर्थ समितियाँ समय समय पर गठित की जाती थी, ठीक है। दूसरी रैंक में मंत्री राज्य मंत्री होते थे, ठीक है। दूसरी रैंक में क्या होता था? राज्य मंत्री होते थे। वे स्वतंत्रता प्रभाव वाले मंत्री होते थे और उन्हें भी कैबिनेट मंत्री की तरह कार्य का अधिकार प्राप्त था, ठीक है। राज्य मंत्रियों को कैबिनेट मंत्रियों में केवल इतना कंफर्म करती राज्य मंत्री बैठक में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इतना कंफर्म है, राज्य मंत्री जो है बैठक में वो हिस्सा नहीं लेंगे लेकिन मंत्री रहेंगे, ठीक है। वे केवल सभी कैबिनेट में बैठकों के हिस्सा लेते थे जब उन्हें बुलाया जाता था, ठीक है। जब बुलाया जाए वो आएंगे, कैबिनेट में हिस्सा लेंगे। कुछ अन्य मंत्री भी होते थे जो प्रत्यक्ष रूप से कैबिनेट के अधीन कार्य करते थे। निचले स्तर पर उप प्रधानमंत्री जो है, निचले स्तर पर क्या है, निचले स्तर पर जो उप मंत्री होते थे उसका नीचे जो होते थे उन्हें कुछ खास प्रशासनिक जिम्मेदारियाँ दी गई थी। इन मंत्रियों में से भिन्न होते थे, ठीक है। क्या दिया गया थी? पहला है सांसद में पूछे गए प्रश्न का जवाब देना, ठीक है। ऐसे मंत्री होते थे जो जवाब देते थे। आम जनता को सरकार की नीतियों के बारे में बताना था, ठीक है। सदस्यों में साथ अच्छा व्यवहार करना, ठीक है। राजनीतिक दलों में प्रेस के साथ भी अच्छा व्यवहार करना। राजनीतिक से रिलेटेड जो हम प्रेस जो होते हैं उनमें व्यवहार अच्छा करना। किसी भी खास समस्या की जांच पड़ताल करना जो उन्हें किसी संबंधित मंत्री द्वारा दी गई है उसको जांच पड़ताल करना किसी बात को, ठीक है। उपयुक्त कोई भी खबर को, कोई उपयुक्त बातों से यह पता चलता है कि कैबिनेट मंत्रिपरिषद की धुरी है,
कैबिनेट मंत्रिपरिषद उसकी ही धुरी है, ठीक है। इस वजह से वाल्टर बेगहॉट कैबिनेट विधायिका को सबसे बड़ी समिति कहा जाता है, ठीक है। किसको? कैबिनेट बेगहॉट कैबिनेट विधायिका, ठीक है। चलिए, यह कार्यपालिका विधायिका के बीच कड़ी का काम करती है। कार्यपालिका एवं विधायिका की शक्तियाँ को एक साथ जोड़ती है, ठीक है। सामूहिक उत्तरदायित्व, चलिए अगला हम थोड़ा पढ़ेंगे। जो उत्तरदायित्व क्या है इनकी, वो पढ़ेंगे 8.4.2 में, ठीक है। मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर कार्य करती है। इस सिद्धांत के अंतर्गत सभी मंत्री जो है अपने कार्य के प्रति, सरकार के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, अपना उत्तर देंगे, जो जो काम दिया गया है उनका उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए, सामूहिक नेतृत्व के अंतर्गत सभी जो मंत्री कैबिनेट के निर्णयों को जिम्मेदारी सामूहिक रूप से साझा करते हैं, ठीक है। जो भी सभी जितने कैबिनेट मंत्री हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो उनका जो भी कोई काम का नेतृत्व करते हैं उनको जवाब दे, ठीक है। शंका एवं असहमति केवल कैबिनेट के कमरे तक ही सीमित रहती है। एक बार यदि कोई निर्णय ले लिया है तो संपूर्ण सरकार का निर्णय माना जाता है। यदि कोई मंत्री सरकार के निर्णयों को सहमत नहीं है तो उनका समर्थन नहीं करता है तो उसे नैतिक आधार पर मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देना पड़ता है, ठीक है। अगर मंत्री अगर मान लीजिए कैबिनेट मान लिया कि हाँ, कैबिनेट जो होता है अगर मान लिया कि ये काम हमको करना है, अगर कोई अगर मंत्री जो है सहमत नहीं होता है तो उनको त्यागपत्र दे सकते हैं, उनको देना ही पड़ेगा, ठीक है। यदि मंत्रिपरिषद का गठन विभिन्न राजनीतिक दलों का गठबंधन से किया गया हो तो यह न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर आधारित होता है, ठीक है। जो कार्यक्रम होता है उनके दलों के बीच में उन पर आधारित होता है कि क्या फैसला लिया जाए, ठीक है। ताकि सभी मंत्रालयों को सामंजस्य बना रहे, तभी राजनीतिक दलों में न्यूनतम साझा कार्यक्रम के साथ खड़ा रहना चाहिए। यदि ऐसे नहीं करते हैं तो मंत्रिपरिषद अस्तित्व में नहीं रह सकता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद के भीतर एकता न हो केवल इसके लिए अनिवार्य है कि बल्कि इसे कुशलता और कार्य क्षमता के लिए भी जरूरी है। इसके लिए जनता विश्वास जितना भी आवश्यक है। जनता सरकार के सदस्यों के बीच सार्वजनिक अपेक्ष के लोक नीतियों के मामले में आपसी टकराव के पतन का प्रमुख कारण 1979 में था, ठीक है। चलिए इतना ही तक रहने देते हैं, अगले दिन ये पूरे कंप्लीट कर देंगे, वीडियो लंबी जाएगी। चलिए आज के लिए जय हिंद, जय भारत।